प्रस्तुत है सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है कहर। अप्रैल 2021 रात के 12:45 हुए थे। आनंद गुप्ता जो जयपुर की एक बहुत खूबसूरत कॉलोनी राधा श्याम वाटिका में रहते थे, उनकी मोबाइल की घंटी बजती है। आनंद फोन उठाते हैं। हेलो शिवम, क्या हुआ, इतनी रात गए? शिवम बहुत धीमी आवाज में, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आनंद, मुझे पता है सुरभि भाभी और तुम्हें 3 दिन से बुखार आ रहा है, चलो अस्पताल चलते हैं, इस समय कोई भी जोखिम ठीक नहीं है। शिवम, सुरभि की हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब हो रही है। आनंद, मैं अभी आता हूँ। नहीं आनंद, तुम ठहरो, इस समय तुम्हारा हमारे साथ आना ठीक नहीं है। हम वैसे भी अभिमन्यु से अलग रह रहे थे, तुम उसको देख लेना, वह सो रहा है। मैं और सुरभि स्वयं चले जाएंगे, अगर बेड खाली मिल जाता है तो भर्ती हो जाएंगे। आनंद, ठीक है, कुछ भी जरूरत हो बताना। शिवम अपनी कार निकालते हैं, उनके साथ सुरभि भी बाहर आती हैं। आनंद अपनी बालकनी में आ जाते हैं। शिवम हाथ हिलाकर आश्वासन देते हैं। आनंद और शिवम दोनों बगल बगल में रहते थे। शिवम कार लेकर चले जाते हैं। आनंद अपनी बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे लग रहा था वह भी उसके साथ अस्पताल चला जाता। आज तक उसने कभी भी शिवम को अकेले नहीं छोड़ा था। तभी बालकनी में आनंद की पत्नी श्रद्धा आ जाती है। आनंद, तुम यहाँ बैठे हो? मैंने तुम्हें सारे घर में देख लिया। हाँ, यहाँ अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? आनंद डबडबाई आंखों और रुंधे हुए गले से, शिवम और सुरभि ठीक नहीं है, अस्पताल गए हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। श्रद्धा, अरे कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया? आनंद, अरे शुभ शुभ बोलो, सब कुछ ठीक रहे। श्रद्धा, तुम्हारी और शिवम भैया की बहुत अच्छी दोस्ती है ना? आनंद, हाँ, मेरे लिए शिवम सभी रिश्तों से ऊपर है। हम कक्षा 10 से साथ हैं, हम एक साथ स्कूल जाते थे, ट्यूशन भी हम साथ साथ ही जाते थे, यहाँ तक कि कॉलेज की पढ़ाई भी हमने साथ में ही की थी। कॉलेज के समय तो शिवम का मन पढ़ाई से बिल्कुल हट गया था, उसका मन सुरभि में जो लग गया था। सुरभि हमारी कक्षा की सबसे होनहार छात्रा थी, सभी अध्यापक उसे पसंद करते थे। वह सारा दिन लाइब्रेरी में रहती थी। शिवम कई दिनों 5-5 घंटे लाइब्रेरी में ही बैठा रहा सुरभि के चक्कर में। सुरभि को लगा कि शिवम भी पढ़ने में दिलचस्पी रखता है। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं। उसी समय सुरभि की माँ बहुत बीमार हो जाती है। उस समय शिवम सुरभि की मदद करता है। कॉलेज के बाद ही सुरभि को वह शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन सुरभि उसके सामने शर्त रखती है कि जब तक शिवम का सरकारी नौकरी में चयन नहीं होता वह शादी के बारे में सोचेगी भी नहीं। अब तो शिवम ने सोच लिया था कि इस जन्म में तो सुरभि नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसके लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना मतलब एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर था। उस समय मैंने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे घर की परिस्थितियों के अनुसार मेरे लिए यही उचित था। शिवम मेरे पास आता है हारा हुआ सा। आनंद, और भाई आज इस गली में कैसे आना हुआ? शिवम, मेरा मजाक बना रहे हो? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। शिवम आनंद को सुरभि की शर्त के बारे में बताता है। आनंद, इतना भी कठिन नहीं है, चलो हम दोनों साथ में तैयारी करते हैं। फिर जो हम दोनों ने अपना सफर शुरू किया तो मंजिल के आने पर ही थमा। हम दोनों का कई जगह चयन हुआ, लेकिन आखिरी तक सारी प्रक्रिया को पार करके हम सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त हो गए। नियुक्ति पत्र मिलने पर शिवम पहले ज्वाइन करने न जाकर सुरभि के पास गया। सुरभि के परिवार ने जल्द ही शादी की तारीख पक्की कर दी। इस तरह से शिवम और सुरभि एक हो जाते हैं। हमारी पहली नियुक्ति लखनऊ के पास सीतापुर में होती है। उसके 2 साल बाद मेरी तुमसे शादी हो जाती है और तुम मेरे जीवन में आती हो। श्रद्धा कहती है, उसके बाद भी आप दोनों की दोस्ती बरकरार रहती है। मैंने तो यही देखा कि शिवम भैया कभी भी अकेले नहीं जाते, आपको साथ लेकर जाते हैं। आज तक आप लोगों ने एक साथ ही नियुक्ति ली है। जयपुर में आप दोनों की 2010 में ही बदली हुई थी, तभी शिवम भैया का बेटा पैदा हुआ था। आनंद कहते हैं, अभिमन्यु के आने से तो हमारा जीवन ही बदल गया था। हम दोनों ने एक साथ ही इस कॉलोनी में घर की बुकिंग की थी। शिवम का कहना था हम दोनों रिटायरमेंट के बाद
एक साथ एक कॉलोनी में रहेंगे। लेकिन अच्छा हुआ कि हम लोगों की बदली जयपुर हो गई, हमें अपने घर में रहने को तो मिला। श्रद्धा कहती हैं, जरा अभिमन्यु को देखकर आती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं वहीं रुक जाती हूँ। आनंद, हाँ ठीक है, मैं भी शिवम को फोन करके पता लगाता हूँ। आनंद शिवम को फोन करते हैं। शिवम, क्या हुआ, बेड मिल गया? नहीं, अभी हम घूम ही रहे हैं, ये चौथा अस्पताल है, कहीं भी कोई बेड खाली नहीं है। सुरभि की परेशानी तो बढ़ती ही जा रही है। आनंद कहते हैं, तुम 5 मिनट रुको शिवम, मैं वहीं आता हूँ। आनंद तुरंत नीचे उतरकर अपनी गाड़ी निकालते हैं। श्रद्धा को बुलाकर, मुझे जाना होगा श्रद्धा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। सुनो, और तुम खाने की चीजें गाड़ी में रख दो, और दोनों घरों की जिम्मेदारी अब तुम्हें देखनी होगी। मैं शिवम और सुरभि को साथ लेकर ही आऊंगा। और हाँ, अभिमन्यु के साथ साथ गोपाल और चीनी का भी ध्यान रखना। वह तेजी से घर के अंदर जाता है और अपने सोए हुए दोनों बच्चों, बेटी चीनी और बेटा गोपाल को प्यार करता है और कार लेकर चल देता है। वह शिवम के पास पहुंचकर, चलो, मैंने 2 बेड के लिए स्वास्थ्य अस्पताल में बात कर ली है। शिवम कहते हैं, तुम्हें नहीं आना चाहिए था आनंद। कुछ नहीं, कम बात करो और मेरे साथ चलो। दोनों स्वास्थ्य अस्पताल पहुंचते हैं। शिवम और सुरभि को तुरंत अस्पताल में पहुंचकर बेड मिल जाता है। ऑक्सीजन लगाई जाती है। दोनों की ऑक्सीजन कम हो रही थी। शिवम वहीं पड़ी बेंच पर बैठ जाता है और एक राहत भरी सांस लेता है। वह थोड़ा चैन में था कि दोनों का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। वह रात भर बाहर बेंच पर बैठा रहता है। अस्पताल का बहुत बुरा हाल था। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर आदमी ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्ला रहा था। ऐसा दृश्य तो कभी देखा क्या, सोचा भी नहीं था। हर व्यक्ति को ऑक्सीजन दी जा रही थी। कई तो देखने में बहुत हट्टे कट्टे, पर ऑक्सीजन की कमी होने पर ऐसे निरीह लग रहे थे जैसे एक एक सांस के लिए भीख मांग रहे हों। कभी सुनाई देता था, बेड नंबर 18 का आदमी मर चुका है। सुबह होने पर वह शिवम के पास आईसीयू में चाय लेकर पहुंचता है। शिवम की हालत थोड़ा ठीक थी, लेकिन सुरभि की अभी भी ऑक्सीजन कम थी। आनंद शिवम को चाय और बिस्किट अपने हाथों से खिलाता है। शिवम कहते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी आज रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे कोरोना है। तुम्हें बचकर रहना चाहिए। आनंद कहते हैं, मैंने डबल मास्क लगा रखा है और फिर मुझे कोरोना वैक्सीन भी लग चुका है। फिर भी मैं बचकर ही रहूंगा, लेकिन तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो दोस्ती की बाधा खिलाफी होगी ना? शिवम पूछता है, मेरे घर से कोई आया क्या? आनंद, नहीं, अभी तो नहीं। मैंने तुम्हारे छोटे भाई को रात में ही खबर भेज दी थी। शिवम, तुम कल रात से यहीं हो, अब जाकर नहा धो लो और कुछ खा पी लो। आनंद, हाँ, मैंने बगल के होटल में एक कमरा ले लिया है। मुझे लगा कि मैं अस्पताल के पास रहूंगा तो तुम्हें बार बार देख सकता हूँ, और घर पर बच्चे भी हैं, उनके समीप जाना ठीक ना होगा। शिवम, ये तुमने बहुत अच्छा किया। पैसे की फिक्र ना करना। आनंद, ये पैसे की बात क्यों आ गई? तुम तो सिर्फ अपना ध्यान रखो और हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। आनंद को 4 दिन बीत जाते हैं। डॉक्टर लगातार दवाइयां दे रहे थे। सुरभि को अभी भी ऑक्सीजन दी जा रही थी। शिवम को थोड़ा आराम था। आनंद लगातार दोनों की सेवा में लगा हुआ था। पूरा अस्पताल ये दोस्ती देखकर अचंभित था। जिस समय स्वयं के बेटा बेटी अपने माँ बाप को छूने में सोच रहे थे, मरने के बाद उनकी लाश को लेने से मना कर रहे थे, वहीं आनंद अपने दोस्त को स्वस्थ करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। डॉक्टर लगातार दवाइयां, इंजेक्शन दे रहे थे। रोज कोई ना कोई जांच हो रही थी। कभी शुगर बढ़ जाती तो कभी खून का थक्का जमने लगता। एक जांच ठीक आती तो दूसरी में कुछ खराबियां हो जाती। आनंद आईसीयू में पहुंचकर देखते हैं शिवम को ऑक्सीजन लगी होती है। अरे, अभी तो ठीक थी ऑक्सीजन, फिर कम हो गई। शिवम अपना मास्क निकालकर, आनंद, सुरभि ने कल से कुछ नहीं खाया है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, तुम पूछ कर देखो। वहीं बगल के बेड पर सुरभि लेटी होती है। उसकी ऑक्सीजन इस समय 86 से 90 के बीच में थी। आनंद, सुरभि, अब तो तुम स्वस्थ लग रही हो। बड़ी ऑक्सीजन खा ली, अब थोड़ा खाना भी खा लो। सुरभि थोड़ा मास्क हटाकर धीरे से, हाँ, अभी ठीक लग रहा है। शिवम यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हैं। शिवम आनंद का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों के
किनारे से आंसू की धार लग जाती है। आनंद उसके माथे पर हाथ फेरते हैं। पता नहीं कब शिवम की सभी मशीनों में सीधी लाइन आने लगती है। वार्ड बॉय और नर्स दौड़कर आती हैं, लेकिन सुरभि की ओर देखकर शांत हो जाती हैं। आनंद समझ जाता है कुछ बहुत बुरा हो चुका है। तभी डॉक्टर वहां पहुंचते हैं, शिवम की हाथ की नस को छूते हैं, फिर आला लगाकर सांसें देखते हैं। डॉक्टर भी सुरभि की ओर देखकर शिवम की खुली आंखों को अपने हाथों से बंद करते हैं और उसे उल्टा करवट दिला देते हैं। आनंद का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया होता है, जैसे कि वह -डिग्री तापमान पर खड़ा हो। वह अंदर से चीखना चाहता है, लेकिन उसकी चीख बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी सुरभि, आनंद भैया। हाँ सुरभि, मुझे कुछ खाने को दे दो, लगता है शिवम सो गए हैं, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। डॉक्टर आनंद को इशारा करते हैं कि अभी शांत रहना ही उचित है। आनंद, हाँ मैं अभी लाता हूँ। वह बाहर से खाने के लिए चाय और बिस्किट लाता है। पास बैठकर सुरभि को खिलाने लगता है। सुरभि कहती है, मुझे लगता है मैं अच्छे से खाना खाऊंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। आनंद, हाँ बिल्कुल। आनंद की स्थिति बहुत खराब हो रही थी। वह शिवम के जाने का गम ठीक से जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसे लगा इंसान कितना निर्दयी है, वह बड़े से बड़ी चोट को भी सहन कर सकता है। मेरा प्रिय दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा, मैं फिर भी बैठा हूँ, आंसू भी रोक सकता हूँ, अपनी चीख को सीने में दफन कर सकता हूँ। तभी सुरभि कहती है, बस अब नहीं खाना। आनंद कहता है, नर्स इनको अच्छे से लिटा दो और करवट दिला देना, करवट लेने से ऑक्सीजन बढ़ जाती है। नर्स सुरभि को उल्टा करवट दिला देती है। सुरभि को आराम मिलने के कारण नींद आ जाती है। तभी वार्ड बॉय और नर्स शिवम की लाश को बाहर की ओर ले जाने लगते हैं। बाहर आकर आनंद बहुत तेजी से, जैसे ज्वालामुखी फट गया हो, उसके अंदर का लावा आंसुओं के रूप में तेजी से निकलने लगता है। डॉक्टर उसके सिर पर हाथ रखते हैं। आनंद, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन शिवम को बचा नहीं सके। ये समय ही बहुत खराब है। मैंने नर्स से कहा कि तुम्हारा सैंपल भी वह रोज लेती रहे। आप मरीजों के साथ रह रहे हैं ना, इसलिए। तभी नर्स आती है। आपको बेड नंबर 4 की मरीज बुला रही हैं। आनंद आंसू पोंछकर तुरंत अंदर जाता है। वहां सुरभि, भैया बगल के बेड से शिवम को कहाँ ले गए? आनंद, उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया है, अब उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। सुरभि खुशी से, चलो अच्छा है, शिवम को आराम मिल गया। मेरी रिपोर्ट में क्या निकला है, मुझे भी कोरोना है क्या? आनंद, आप मत सोचो, बस आराम करो। सुरभि, आनंद भैया शिवम का बहुत ध्यान रखना। आनंद, ठीक है कहकर बाहर निकल आता है, क्योंकि उसकी आंखों में भरे आंसू तेजी से बाहर आ रहे थे। शिवम का अंतिम संस्कार हो जाता है, क्योंकि कोरोना मरीजों को देर तक रखने के आदेश नहीं थे। दूसरे दिन शिवम का भाई आता है, अस्पताल के बाहर से ही पूछता है, सुरभि भाभी कैसी हैं? आनंद, ठीक है, देख आओ अंदर बेड नंबर 4 पर हैं। शिवम का भाई, अरे नहीं, उन्हें आराम करने दो, भैया का तो अंतिम संस्कार ही कर दिया, मेरा इंतजार भी नहीं किया। अच्छा, मैं गांव जा रहा हूँ, घर में कुछ कार्यक्रम कर लेंगे। आनंद नमस्ते करते हुए कहते हैं, ठीक है। आज सुरभि को 18 दिन अस्पताल में हो गए थे। वह अपने आप को काफी ठीक महसूस कर रही थी। डॉक्टर ने आनंद से कहा, आप इन्हें ले जा सकते हैं, बस घर पर खाने पीने का ध्यान रखिए। आनंद डॉक्टर, नर्स सभी का धन्यवाद देता है। सुरभि को लेकर घर आता है। आनंद भैया, शिवम तो घर पर ही है ना? आनंद, हाँ, आप अंदर चलिए। सुरभि घर के अंदर जाती है। वह बहुत खुश थी कि उसने कोरोना को हराया था, उसे नई जिंदगी मिली थी। सुरभि को लग रहा था जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। वह जैसे ही अंदर पहुंचती है, उसकी बैठक में सामने की दीवार पर शिवम की बहुत बड़ी फोटो, जिस पर लाल और सफेद रंग के फूलों की माला लगी होती है, वह एकदम रुक जाती है। आनंद भैया, ये क्या हुआ? क्या हुआ शिवम को? और बगल में लगे पर्दे को पकड़ लेती है। जैसे ही वह पर्दे को खींचती हुई बैठती है, पर्दा टूट जाता है। वह आनंद को कहती है, मुझे क्यों ठीक कराया? मैं भी मर जाती तो ठीक था। मैं क्या करूंगी? हे भगवान, ये क्या किया तुमने? ऐसा कहर, मैं तो बर्बाद हो गई। ये कैसा कोरोना आया? और बेहोश हो जाती है। फिर धीरे धीरे आनंद और श्रद्धा उसे अभिमन्यु की उपस्थिति के बारे में उसका ध्यान आकर्षित करते हैं।
इस 2 महीने की कोरोना रूपी दानव ने अपने विकराल रूप को कुछ कम कर दिया था। अब शिवम के परिवार ने सुरभि के जीवन में दस्तक दी थी। सभी ने मिलजुल कर निर्णय लिए कि घर बेचकर सभी जयपुर छोड़कर लखनऊ चलें, क्योंकि परिवार के सभी लोग आसपास ही रहते थे। इसी बीच श्रद्धा और आनंद का सुरभि के घर में आना जाना कम हो गया था, क्योंकि परिवार के लोगों को उनका हस्तक्षेप पसंद नहीं था। सुरभि अभिमन्यु के साथ लखनऊ चली जाती है। यहाँ जयपुर में आनंद को लगता शिवम के परिवार का क्या हो रहा होगा, कैसे होंगे। वह यह सोचकर लखनऊ पहुंचता है श्रद्धा के साथ। सुरभि के पास पहुंचकर, कैसी हो? सुरभि की हालत देखकर कोई भी कह सकता था वह बहुत अकेली और अपनी कठिन जिंदगी से लड़ रही है। वह श्रद्धा के गले लग जाती है और कहती है, मेरे साथ मेरे परिवार ने धोखा किया है। शिवम का घर, पैसा कुछ भी मुझे नहीं मिला। कोई भी मुझे देखने नहीं आता। मेरे मायके में तो वैसे भी मैं अकेली हूँ। मेरे माँ पापा का तो शादी के बाद ही देहांत हो गया था। श्रद्धा और आनंद उसे तसल्ली देते हैं और एक निमंत्रण पत्र उसके हाथों में थमाते हैं। सुरभि जब पढ़ती है तो वह और जोर जोर से रोने लगती है। मैं जरूर आऊंगी गृह प्रवेश में। आपने ये बहुत अच्छा किया। इसी बिल्डिंग में 4थे तल का फ्लैट ले लिया, B1/1। तभी आनंद एक और निमंत्रण पत्र सुरभि को देते हैं। सुरभि, ये क्या है? आनंद, ध्यान से पढ़ो। सुरभि पढ़ती हैं, श्रीमान स्वर्गीय शिवम गुप्ता एवं सुरभि गुप्ता के गृह प्रवेश पर आप सभी को आमंत्रित करते हैं। पता ओमेक्स ग्रीन, 4था तल, फ्लैट नंबर B1/4, लखनऊ। सुरभि को लग रहा था जैसे जेठ और आषाढ़ मास के महीने की कड़कती धूप के कारण धरती सूखी, बेजान, उजाड़, वीरान, सुनसान हो जाती है और जब मानसून की पहली बारिश की बूंदें आकर्षक ढंग से आकाश से गिरने लगती हैं तो धरती एक राहत की सांस लेती है। जिस प्रकार प्रकृति पुनर्जन्म का आनंद मनाने लगती है, उसी प्रकार सुरभि का मन, जो पहले भारी और थका हुआ था, अब नए उत्साह से कांप रहा था। वह श्रद्धा और आनंद की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखती है और निमंत्रण पत्र को शिवम की फोटो के सामने रख देती है। आनंद भी वहां आ जाते हैं। यार शिवम, तुमने जो मेरे साथ में ज्वाइंट अकाउंट खोला था ना, उसी की बचत से मैंने ये फ्लैट ले लिया और जयपुर के घर को बेच दिया है। जहां तू नहीं, वहां मैं क्या करूंगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं आपके अंतर्मन को छू लेने वाली मेरी नई कहानी के साथ।